हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपकी इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, उसके अंदर आपका कितना डिवाइडेशन होता है, जिसमें अपन ने एक बार रिविजन कर लेते हैं थोड़ा सा फटाफट 5 मिनट में। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो एक्चुअली मेजरली दो टाइप की होती है, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। इन्नेट मीन्स बाय बर्थ एंड एक्वायर्ड मीन्स आपने वो अचीव की है। इन्नेट के अंदर फिर अपन ने एपिथेलियल सरफेस का देखा था, जिसमें अपन ने बात की थी कि स्किन कैसे बचाती है आपको, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसे बताता है, जीआईटी सिस्टम कैसे काम करता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स एंड कुछ मॉलिकुलर्स मिलते हैं जो आपको इम्यूनिटी में प्रोवाइड करते हैं या हेल्प करते हैं। देन अपन ने पढ़ा था इसके बाद में कि आपके कुल मिला के जो अपन बोलते हैं कि जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कितने टाइप की होती है, तो अपन ने बोला दो टाइप की होती है। अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद से पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, अगर वो खुद से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसको बोलते हैं अपन पैसिव इम्यूनिटी। देन अपन ने बात किया था एक्टिव पैसिव में भी दो दो टाइप थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक्टिव की अगर बात करें, नेचुरल में अपन ने एग्जांपल दिया था, कोई भी नेचुरल इन्फेक्शन होता है आपको तो वो आपको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी देता है। एंड देन अपन ने देखा था आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें अपन ने एग्जांपल लिया था इम्यूनाइजेशन का, कि जब आप इम्यूनाइजेशन करते हो तब आपको वैक्सीनेशन, जिसको अपन ने नाम दिया था, वो वाला। ठीक है। देन अपन सेकंड बात करें अगर पैसिव की, पैसिव के अंदर अपन बात करें अगर नेचुरल की, तो पैसिव के नेचुरल में अपन ने एग्जांपल लिया था कि आपके जो मदर से लेके फीटस में जो बॉडी ट्रांसफर्स होते हैं वो अपने क्या कहलाते हैं, एक तरीके की आर्टिफिशियल है और आप बोल सकते हो पैसिव है। ठीक है, सॉरी, नेचुरल है और पैसिव है। देन नेक्स्ट अपन बात करें अगर आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल के अंदर अपन बात करें अगर आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो उसमें अपन बोलते हैं कि अगर आप सीरम को ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी भी ह्यूमन का या फिर किसी और एनिमल का, तो उसको अपन नाम दिया था, एग्जाम्पल में लिया था आपने किसके, आर्टिफिशियल के। नेक्स्ट अब अपन बात कर लेते हैं आज का जो टॉपिक है। लास्ट क्लास में अपने बात किया था कि अपन जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, यानी कि आप बोल सकते हो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कितने टाइप हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट वगैरह क्या होता है, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें तो अपन बोलते हैं कि जब 19वीं सेंचुरी थी उसके अंदर अपन ने ये पता लगा लिया था कि आपके कोई भी बॉडी में जब एंटीजन जाता है तो कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस बनते हैं जिनको अपन ने नाम दिया एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, आपके प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती हैं और ये आपके अंदर बहुत सारी चेन्स के अंदर देखने को मिलती हैं, यानी अलग अलग प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती हैं। उनके हिसाब से ही अपन इनको क्लासिफिकेशन करते हैं। एंटीबॉडीज़ का मतलब आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। एंटीबॉडीज़ अपन बोलते हैं कि एंटीजन अगर कोई बॉडी में एंटर करता है तो उसके खिलाफ जो भी आपके कंपोनेंट बनता है उसको अपन नाम देते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है। सबसे पहले अगर अपन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो अपन बात कर सकते हैं, सबसे पहले जो टिसेलियस था 1937 में, एक साइंटिस्ट थे टिसेलियस। उन्होंने क्या किया कि सीरम प्रोटीन में से, यानी कि आपके बोल सकते हो आपका जो प्रोटीन होता है सीरम में, ब्लड में, उनमें से उसने अलग अलग किए थे बहुत सारे प्रोटीन कंपोनेंट्स, और जिनमें अपन नाम ले सकते हैं एल्बुमिन, अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। ये सब उसने अलग किए थे इलेक्ट्रोफोरेनेटिक मोबिलिटीज़ के द्वारा। क्या होता है, ये अपन क्या करते हैं, एक में करंट फ्लो करते हैं तो अपने प्रोटीन होता है वो क्या होता है, अलग अलग उसके मोलिकुलर वेट के हिसाब से अलग अलग अरेंज हो जाता है। तो वो एक पद्धति है, एक मेथड है जो अपन ने अभी काम का नहीं है, आपने इन लोगों ने साइंस में पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, 12th में पढ़ा होगा आपने कि कैसे अलग करते हैं अपन प्रोटीन्स को। तो यहाँ अपन वो नहीं पढ़ने वाले हैं, बस याद रखना है। देन नेक्स्ट ईयर में टिसेलियस एंड कैबेट ने दिखाया कि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो आपके कैसे गामा ग्लोबुलिन के यानी कि जो आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो काम कैसे करती हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अब अपन ये बोल सकते हैं कि यानी कि 1938 तक ये पता लग चुका था कि आपकी बॉडी में क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जब भी कभी कोई एंटीजन आपकी बॉडी में इंसर्ट होता है तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन से बने हुए कंपोनेंट्स बनते हैं जिनको अपन ने नाम दिया है एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं जिनको अपन मेजरली, इनको एक बार थोड़ा सा अपन वैसे ही देख लेते हैं। पहले जो एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर हुआ, उसके बाद उसने एंटीबॉडी बनाई। ये एंटीबॉडीज़ अपन मेजरली 5 टाइप में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेन ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, जो आपकी प्रोटीन की चेन है उसके अकॉर्डिंग अपन चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं IgA, एक बार नाम लिख लेता हूँ मैं, IgD, IgE, IgM एंड IgG। ये आपके मेजरली 5 एंटीबॉडीज़ होती हैं, या आप बोल सकते हो 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। ए रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ा को,
डी रिप्रेजेंट करता है डेल्टा को, ठीक है। नेक्स्ट ई रिप्रेजेंट करता है एप्सिलॉन को, एम रिजल्ट करता है म्यू को, एंड जो आपका जी है वो रिजल्ट करता है गामा को, ठीक है। तो ये इनके इंडिकेशन है कुछ। अल्फा को अपन इंडिकेट करते हैं इससे, जो आपका गामा है उसको अपन इंडिकेट करते हैं ऐसे। नेक्स्ट आपका जो म्यू है उसको अपन इंडिकेट करते हैं म्यू के साइन से। एप्सिलॉन होता है उसको अपन ई से इंडिकेट करते हैं। एंड आपका जो अल्फा होता है वो हो ही गया। नेक्स्ट कौन सा बच गया, डी, डेल्टा। डेल्टा को अपन ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो ये इनके कुछ साइंस होते हैं, यानी कि अगर आपको अल्फा, गामा, म्यू एंड एप्सिलॉन ये कुछ चेन्स होती हैं, इनके थ्रू आपका क्या बनता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं। एंड इसके अलावा आपके बोल सकते हो एक प्रोटीन मेजर कंपोनेंट था जिसको अपन ने नाम दिया था एल्बुमिन, वो भी होता है। इसके अलावा बाकी ये सब जो प्रोटीन्स होते हैं इनकी जो एक चैन बनती है। अब ये कैसे बनती है, तो अपन ने, अगर तुम्हें लास्ट वीडियो का थोड़ा बहुत याद हो, तो अपन ने एक ऐसी सी स्ट्रक्चर बनाई थी वाई टाइप में, और उसको बोला था कि ये एक एंटीबॉडी है और ये यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये क्या करता है, उसको एंटीजन को कैप्चर करने का काम करता है। फैगोसाइटिक प्रोसेस में बताया था, अगर याद नहीं हो तो एक बार पिछली वाली वीडियो देख लेना। इसके बाद अपन ने बात किया था, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ये वाई के जैसी स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। कैसे, अब यहाँ पे आपको दो चेन्स दिख रही होंगी, ये वाली चेन और ये वाली चेन, ठीक है। ये वाली जो चेन है जो आपके जो बेस पार्ट बना रही है, इसको अपन नाम देते हैं एच चेन या फिर हैवी चेन, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको बनाते हैं लाइट चेन्स, यानी दो एल चेन मिलके ये वाला पार्ट बनाती हैं और दो एच चेन मिलके ये वाला पार्ट बनाती हैं, ठीक है। तो ऐसे आपकी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, यानी इसमें अगर आप बात करो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, अपन देखेंगे ये स्ट्रक्चर आगे, ठीक है। एक बार थोड़ा ब्रीफली बताया आपको, तो अब आगे बढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो आपके एंटीबॉडीज़ हैं उनको अपन ने मेजरली दो तरीकों से आइडेंटिफाई करते हैं अपन। एक तो उनके मोलिकुलर वेट से, और एक अपन उनके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर मिल रही है अल्फा बीटा नहीं, अल्फा, गामा, म्यू वगैरह में से, ठीक है। इनमें से कौन सी चीज़ मिल रही है। सो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो जो अपनी मोस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 7s, यानी कि लगभग आप बोल सकते हो 1,50,000 तक के आसपास का रहता है। सॉरी, हाँ बिल्कुल 1,50,000 तक रहता है। कुछ जो होती हैं स्पेशली कि अपन बोल सकते हैं IgM जो होती है वो कितने की होती है, 9 लाख की। बाकी जो होता है वो सारे मॉलिकुलर वेट में काफ़ी कम होते हैं। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक से आप क्या कर रहे हो, इसको अलग कर रहे हो, ठीक है, यानी प्रोटीन्स को आप अलग अलग कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसमें ये वाला पार्ट इंडिकेट कर रहा है IgG को, जो थोड़ा सा नारंगी कलर में दिखा रखा है वो, IgA को ये वाला पार्ट इंडिकेट कर रहा है वाइट वाला, IgM को ब्लैक वाला, एंड देन अल्फा 2 एंड अल्फा 1 ग्लोबुलिन देखने को मिलते हैं आपको। और ये जो है आपका बड़ा सा कर्व, ये आपको किसको इंडिकेट कर रहा है, ये वाला कर रहा है एल्बुमिन प्रोटीन को, ये अल्फा 1 को, ये वाला प्रोटीन का अल्फा 2 को, ये IgM का, ये नाम लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा। तो ये आपके, अगर आप इनको अलग अलग करते हो तो आपको ऐसा कंपोनेंट देखने को मिलता है, ऐसी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं जिसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास कितना, आपका एल्बुमिन प्रोटीन कितना मिल रहा है, देन ये वाले प्रोटीन्स कितने मिल रहे हैं, इसको ये इंडिकेट कर रहा है ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफमेटिक प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगर इनके अंदर, तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं कहाँ सिक्रीट होते हैं, तो अपन बोलते हैं कि ये ब्लड के अंदर बनते हैं। एंड इसके अलावा आप बोल सकते हो लिम्फोसाइट्स के बाद में आपके मिलते हैं ये, ठीक है। लिम्फोसाइट्स के द्वारा भी हेल्प होती है इनके अंदर काम करने में इनके। अब अपन बोल सकते हैं कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। अपन ये बोलते हैं कि ऑल एंटीबॉडीज़ आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, यानी कि जितनी भी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सारी के सारी क्या होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि सारी इम्यूनोग्लोबुलिन क्या हों, एंटीबॉडीज़ हों, ठीक है। क्योंकि अपन कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऐसे देखते हैं जिनमें आपके एंटीबॉडी प्रोटेक्शन का काम नहीं करते वो, बट हाँ अपन ये बोल सकते हैं कि सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन से मिलके बने हुए होते हैं। ये कंपाउंड होते हैं जो मेजरली प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, और अपन इनको बोलते हैं नाम एंटीबॉडीज़। इसीलिए अपन इम्यूनोग्लोबुलिन्स को कई बार एंटीबॉडीज़ भी बोल देते हैं, बट हमेशा याद रखना एंटीबॉडीज़ ज़रूर सारी इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, बट सारे इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ नहीं होते, ठीक है। अब अपन ये बोलते हैं कि टोटल अगर सीरम प्रोटीन की बात करें अपन, तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगभग बनाते हैं 20 से 25%, ठीक है। लगभग 20 से 25% किसके द्वारा बनता है, आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स के द्वारा बनता है। मेजरली कंपोनेंट जो होता है वो किसका होता है, एल्बुमिन का, ठीक है।
एल्बुमिन आपके सबसे ज़्यादा प्रोटीन में अगर आप बात करो तो एल्बुमिन के कंटेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बट अगर अपन इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करें तो लगभग 20 से 25% जो प्रोटीन है सीरम का, ब्लड का, उसका बनाता है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब इनके अंदर अपन ने अभी बात किया था कि अपने एंटीजेनिक डिफरेंस के लिए अपन क्या करते हैं, 5 एंटीबॉडीज़ में अपन क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। जी मीन्स गामा, ए मीन्स अल्फा, एम मीन्स म्यू, डी मीन्स डेल्टा एंड ई मीन्स एप्सिलॉन। ये इनकी चेन है, मोलिकुलर चेन जो मिलती है इनके अंदर, उसके अकॉर्डिंग अपन ने इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके लाइट चेन होती हैं कुछ एंड आपके कुछ होती हैं हैवी चेन्स। ठीक है। स्मॉलर जो चेन होती है उनको अपन लाइट चेन नाम से देते हैं एंड जो हैवी चेन होती है उसको अपन किसके नाम से देते हैं, एच चेन। ठीक है। तो अगर आपको एल चेन एच चेन लिखा हुआ मिले तो उसको अपन बोलते हैं लाइट चेन एंड हैवी चेन। एंड इनके बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, डबल एस बॉन्ड देखने को मिलता है, जो कि 1 से लेके 5 तक कितने भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। जो एच चेन होता है उसके अंदर। ठीक है। और एल चेन के अंदर भी मिलता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, दोनों के अंदर देखने को मिलता है। एक बार अपन अगर इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहें, अगर आपकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले अपन। ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये सिमिलर है जो अपन ने बनाई थी पहले। अपन ने बस एक सेकेंड, अपन ने क्या किया था, अपन ने ऐसे बनाया था, इसने थोड़ा जस्ट मिरर इमेज बना रखी है इसकी। सो यहाँ पे अपन ने बोला है कि ये वाली जो 2 चेन होती है इनके बीच में क्या देखने को मिलता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। सेम एज यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये रहा आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये जो आपको दिख रहा है ये SS लिखा हुआ, ये क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, 2 सल्फाइड के बॉन्ड मिल के बना रहे हैं। यहाँ पे भी सेम डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल रहा है आपको। ये एक पर्टिकुलर हैवी चेन है, ये दूसरी हैवी चेन हो गई, ये एल चेन एल चेन एल चेन एल चेन। ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि आपके एल चेन और एच चेन मिला के क्या करती हैं, एक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की इसके अंदर। तो इसके अंदर अपन ये बोलते हैं कि आप पूछ सकते हो कि सर ये काम कहाँ आती हैं। ठीक है। तो अपन ये बोलते हैं जो एल चेन आपको दिख रही है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, जो एल चेन होती है वो आपके क्या करती है, आपका जो एंटीजन डिटेक्शन है वो किसके द्वारा किया जाता है, एल चेन्स के द्वारा। ये जो एल चेन होती है यहाँ पे आपका क्या होता है, एंटीजन डिटेक्शन। ठीक है। ये रहा एंटीजन कंबाइनिंग साइट। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, एंटीजन आके जुड़ता है और यहाँ पे आपके ये प्रोटेक्शन का काम होता है। अब अपन आगे देख लेते हैं इसकी, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं अपन। तो अपन ये बोलते हैं कि आपके 2 तरीके की मिल सकती हैं आपने, ये जो एल चेन होती हैं ये भी 2 टाइप की मिल सकती हैं, कप्पा और लैम्डा। ठीक है। के एंड एक्स से नाम इंडिकेट किया अपन ने इनको। सो यहाँ पे अपन ये बोल रहे हैं कि जो ये एल चेन है, ठीक है, ये वाली, ये भी 2 टाइप की देखने को मिल सकती हैं, कप्पा चेन्स एंड लैम्डा चेन्स। सो उसके अकॉर्डिंग आपके और ज़्यादा फर्दर डिवाइड होता है। यहाँ पे अपने इतना ज़्यादा अपन डिस्कस नहीं करेंगे इनको। अब अपन ये बात करें अगर कि कितना रेशियो देखने को मिलता है, तो अपन बोलते हैं कप्पा एंड लैम्डा का अगर रेशियो देखो तो 2:1, यानी कि ज़्यादा देखने को मिलती है आपको कौन सी, कप्पा चेन्स, एल चेन के अंदर भी। ठीक है। अब अपन अगर बात करें आगे तो अपन बोलते हैं कि एल और एच चेन दोनों से मिलकर बनी हुई होती है आपकी एक एंटीबॉडी, और दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड देखने को मिलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है। अब अपन आगे देख लेते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशंस। तो इम्यूनोग्लोबुलिन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, प्रोटीन से बने हुए कंपोनेंट होते हैं जो आपके एंटीबॉडीज़ को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले IgG के बारे में बात करेंगे अपन। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो आइडियल स्ट्रक्चर अपन ने बनाई थी, ये आपके IgG की स्ट्रक्चर है। ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपके एच चेन और एल चेन मिल रही हैं उनको अपन हिंज रीजन बोलते हैं, जहाँ पे हिंज का मतलब होता है एक तरीके का कनेक्शन टाइप में। ठीक है। तो यहाँ पे आपके एक कनेक्शन देखने को मिलता है दोनों एल चेन एंड एच चेन के बीच में, और यहाँ पे 2 एल चेन का ग्रुप और एक एच चेन का ग्रुप मिला के क्या बनाते हैं, एक इम्यूनोग्लोबुलिन जी या IG गामा। ठीक है। दोनों नाम से जानते हैं अपन इसको। देन अपन बोल रहे हैं अगर, तो अपन बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है, यानी जो आप 5 जो आपके एंटीबॉडीज़ हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी देखने को मिलती है, IgG। IgG लगभग 80% ऑफ द टोटल आपके एंटीबॉडीज़ का बनाते हैं, यानी 80% आपको क्या देखने को मिलती हैं, IgG। और अगर आप इनकी मोलिकुलर वेट की बात करो तो अपन बोलते हैं 1,50,000 इनका मोलिकुलर वेट होता है। और अगर अपन इनको दूसरी यूनिट में इंडिकेट करें तो अपन बोलते हैं 7S इनका मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है। देन अपन ये बोलते हैं कि आपके जो ये IgG होती हैं वो क्या होती हैं,
इन पॉलीमराइज्ड फॉर्म में देखने को मिलती हैं, और यानी कि पॉलीमराइज्ड नहीं होती हैं, पॉलीमर नहीं बनते इनके, ये इनपॉलीमराइज्ड होती हैं। और अपन बोल सकते हैं कि आपके ये कहाँ मिलती हैं, आपके वेसल्स के अंदर या ब्लड के अंदर देखने को मिलती हैं मेजरली। देन अपन बात करें, अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी अपन ने देख चुकी है, तो इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे अपन। अब अपन ये आपको पढ़ने के लिए टेबल क्लासिफिकेशन, इसका डिफरेंस अपन ये लास्ट में देखेंगे जब अपन सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तब। सो अपन अगर बात करें यहाँ पे, तो अपन बोलते हैं कि लगभग इनका जो हाफ लाइफ होता है वो कितना होता है, 23 दिन का। हाफ लाइफ वैसे तो मैं सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा, बट एक बार फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ हाफ लाइफ क्या होती है। अपन ये बोलते हैं कि मान लीजिए कोई चीज़ है वो 100 आपकी बॉडी में 100% है या 100 है, ठीक है, तो वो उसका हाफ कितनी देर में हो जाएगा, यानी कि अगर आप बात करो तो 50 कितनी देर में हो जाएगा, वो अपन बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, यानी कि जब जितना आपके पास कंटेंट है उसका जस्ट हाफ कितने दिनों में हो जाएगा, उसको बोलते हैं अपन हाफ लाइफ। सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं IgG, उनका हाफ लाइफ कितना होता है, 23 डेज। यानी कि अगर मान लीजिए 100 इम्यूनोग्लोबुलिन जी बनी हुई हैं, तो वो 50 कितने दिनों में रह जाएंगी, आपके 23 दिनों में। नेक्स्ट जो 23 दिन होंगे उसके बाद कितनी रह जाएगी, 25। नेक्स्ट जो रहेगा उसके बाद कितनी रह जाएंगी, इसका जस्ट आधा 12.5, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो लगभग काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं, तो आपकी बोल सकते हो बहुत लंबे टाइम तक आपको क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। तो प्लाज्मा हाफ लाइफ आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके जब फार्मा पढ़ोगे आप तब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। बाकी अभी यहाँ पे फोकस कर लेते हैं वापस। सो अपन ये बोल रहे हैं कि IgG का क्या होता है, हाफ लाइफ कितना होता है, 23 डेज। और अपन ये बोलते हैं कि अगर इसकी परसेंटेज की बजाय आप अगर वैसे नापना चाहो कंसनट्रेशन, तो अपन बोलते हैं 8 से 16 mg/ml। ठीक है, mg/ml आपको देखने को मिलता है क्या, IgG। नेक्स्ट अपन बोलते हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपन ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जब अपन ने पढ़ी थी आपके नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी अक्वायर्ड टाइप में। तो उसमें अपन ने ये बोला था कि आपके नेचुरल पैसिव जो इम्यूनिटी होती है वो किससे मिलती है, आपके अपन ने बोला था मदर से लेके प्लेसेंटा में ट्रांसफ़र होती है। तो उसमें अपन ने नाम दिया था, याद हो तो, कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो जी होती हैं वो क्या करती हैं, आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है, उनका एक स्पेसिफिक नेचर होता है, वो क्या कर सकती हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी देती हैं बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बोलते हैं, आगे चलें अगर अपन, तो अपन ये बोलते हैं कि ये क्या होता है, आपके के सेल्स के द्वारा मिलता है, बनता है IgG। एंड अपन अगर यहाँ पे बात करें इसका काम का, तो ये क्या होता है, जनरली प्रोटेक्शन करता है किसके खिलाफ, एंड इन्फेक्शन के खिलाफ। यानी आप बोल सकते हो कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट होता है उसके खिलाफ आपको ब्लड एंड टिश्यूज़ को, दोनों को बचाता है। ठीक है, आपके ब्लड में भी देखने को मिलता है एंड आपके टिश्यूज़ के बीच में भी देखने को मिलता है, और उसको किससे बचाता है, आपके इन्फेक्शन होने से बचाता है। नेक्स्ट अपन बात सकते हैं कि अगर आप IgG को फर्दर क्लासीफाई करना चाहो तो अपन 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उसको, IgG 1, 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे अपन ये नहीं पढ़ेंगे इनका क्या और फर्दर डिफिनेशन होता है, इतना ज़्यादा अपने कोर्स में नहीं है। बट अगर आप ऐसे बात करना चाहो तो अपन बोलते हैं IgG1 65% मिलता है, 23% IG2, 8% IG3 एंड 4% आपके IG4 देखने को मिलता है लगभग। ठीक है, यानी कि अगर IgG का जो 80% था उसमें से आपका बोल सकते हो कि अगर आप उसको अपन देखें तो अपन ने बोलते हैं 65% ये, 23% आपके IgG2 एंड 8% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं IgA के बारे में, ठीक है, तो अगर आपको लास्ट क्लास का याद हो तो अपन ने बात किया था कि आपके जितने भी सिक्रीशंस होते हैं बॉडी के अंदर, उनके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, IgA। याद हो तो अपन ने बात किया था कंजक्टाइवा के अंदर, कंजक्टाइवा बोल रहा हूँ, आइज़ के अंदर क्या होता है, अपने जो टीयर्स होते हैं वो किसको करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम आइज़ को। और वो कैसे करते हैं, अपन ने बोला था टीयर्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, इम्यूनोग्लोबुलिन A। सेम एज सलाइवा के अंदर, सीमन के अंदर, इन सब में क्या देखने को मिलता है, आपका IgA। ठीक है, तो आपके स्वेट के अंदर भी IgA देखने को मिलता है। तो ये क्या करते हैं, मेजरली आपके जितना भी सिक्रीशंस होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। एंड अपन अगर बात करना चाहें तो अपन ये बोल सकते हैं कि लगभग जो 80% था वो IgG था, 10 to 13% जो बच गया उनमें से IgA मिलता है। ठीक है, यानी आपके लगभग 10 to 13% बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। अगर आप इसकी नॉर्मल लेवल की बात करो कंसनट्रेशन की, तो अपन बोलते हैं 0.6 से लेके 4.2 mg/ml तक आपको देखने को मिल सकता है। हाफ लाइफ की बात करें अपन, तो हाफ लाइफ के लिए अपन बोलते हैं कि लगभग 6 दिन से लेके 8 दिन तक इसकी क्या होती है, हाफ लाइफ होती है। ठीक है, और ये आपके कोलेस्ट्रम, सलाइवा, टीयर सब सिक्रीशंस में देखने को मिलता है।
अब अपन बात करते हैं, दो टाइप का देखने को मिलता है ये IgA। नंबर एक होता है सीरम IgA, यानी कि वो IgA जो किस में देखने को मिल रहा है, आपके ब्लड में, ठीक है। और सेकंड टाइप अपन ने बोला है जो होता है वो होता है सिक्रेटरी IgA, जो कहाँ देखने को मिलता है, जितने भी सिक्रीशंस होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो अपन यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे जो आपका IgA है उसके अंदर क्या होता है, जो आपने स्ट्रक्चर देखी थी अपन ने, जो IgG की स्ट्रक्चर देखी थी, लगभग वैसी स्ट्रक्चर होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, अपन ये बोलते हैं कि ये दो चेन से देखने को मिलता है। जैसे IgG बना हुआ था, ये पर्टिकुलर जो एक चेन है वो आपको कैसे देखने को मिलेगी, IgG की जैसी। तो अपन बोल सकते हैं कि ये कैसे देखने को मिलता है, आपके दो IgG जो होती हैं वैसे से मिलके बना होता है, यानी कि जो IgG की स्ट्रक्चर थी उस जैसा देखने को मिलता है। बस यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिलती है जे चेन, या फिर आप बोल सकते हो ज्वाइनिंग चेन से नाम याद रख सकते हो। तो ये क्या करती है, दोनों पार्टिकल्स को क्या करती है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। और एक यहाँ पे देखने को मिलता है सिक्रेटरी मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई, बाकी वही सेम चीज़ें हैं, आपके H चेन देखने को मिलेंगी, आपको L चेन्स देखने को मिलेंगी, सेम स्ट्रक्चर रहेगी जैसे आपकी IgG की थी, बस यहाँ पे दो हैं वो। और यहाँ पे आपके एक सिक्रेटरी कंपोनेंट या सिक्रेटरी पीस भी देखने को मिलता है, और एक क्या देखने को मिलती है, जे चेन। ये बस दो डिफरेंस हैं आपके। अगर आप मोलिकुलर वेट की बात करो तो अपन बोलते हैं लगभग 1,60,000 यानी 1,60,000 एंड 7s मोलिकुलर वेट अगर आप बात करो तो। देन अपन ये बोलते हैं कि ये जितने भी सिक्रीशंस होते हैं उनके अंदर डाइमर फॉर्म में फाउंड मिलता है, यानी कि आपके डाइमर क्या होते हैं, यानी कि दो चीज़ों से मिलके बने हुए। तो ये क्या है, ये एक मोनोमर हो गया, ये वाला एक पार्ट क्या हो गया, एक मोनोमर हो गया, ठीक है। और अगर आप बात करो यहाँ पे, ये एक मोनोमर हो गया जिसको अपन ने गोले से इंडिकेट कर रखा है, और ये दूसरा मोनोमर हो गया है। तो ये आपके बोल सकते हो आपके डाइमर स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलती है, ठीक है, यानी दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं एक साथ। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके काम की, तो अपन आप एक काम तो आपको ऑलरेडी पता लग ही गया होगा कि अपन क्या बोल सकते हैं कि जितने भी सिक्रीशंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने क्या बोलते हैं अपन कि अपने एक रिसेप्टर होता है जो कनेक्ट होता है, जिसको अपन ने सिक्रेटरी पीस नाम दिया था। अब ये क्या करता है, आपके बैक्टीरियल जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं जो प्रोटीएज होते हैं। एक तरीके से मान लो भाई आपका एंटीजन है, वो क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, आपकी बॉडी में इन्वेजन करना है। अब आपकी बॉडी में उसको इन्वेजन करना है तो आप उसको फाइट कर रहे हो, तो वो भी आपका फाइट बैक करेगा। वो फाइट बैक कैसे करता है, उसके अंदर क्या मिलते हैं, आपके प्रोटीएज एंजाइम देखने को मिलता है। प्रोटीएज एंजाइम को आपने जीआईटी में पढ़ा होगा, किस काम आता है, अपन बोलते हैं प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में। इम्यूनोग्लोबुलिन किसकी बनी हुई है, यानी आपकी एंटीबॉडी किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की। तो ये क्या कर सकता है, इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इससे बचाने के लिए आपकी IgA जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एक सिक्रेटरी कंपोनेंट या सिक्रेटरी पीस होता है, जिसके बारे में अपन ऐसा मानते हैं कि वो क्या करता है, इसको प्रोटीएज एंजाइम जो होता है बैक्टीरिया का, उससे बचाने का काम करता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है IgA, ये आपके ब्लड को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और आपके जितने भी सिक्रीशंस हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें यहाँ पे और आगे, तो अपन बोलते हैं कि ये मेन इसका काम क्या होता है, जो आपकी सरफेस होती है या जो लाइनिंग होती है या जो कवरिंग्स होती हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जितने भी सिक्रीशंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, जितनी भी लाइनिंग्स हैं आपकी बॉडी में, चाहे वो अंदर की साइड हो चाहे वो बाहर की साइड हो, ज़्यादातर आपको सिक्रीशंस वहीं पर देखने को मिलते हैं। तो अपन ये बोलते हैं कि आपके जो सिक्रीशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने का, या आप बोल सकते हो जो लाइनिंग होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन काम करती है, IgA। इसको अपन सब क्लासेज में अगर बांटे तो अपन दो में बांटते हैं, IgA1 एंड IgA2, ठीक है। जो आपका IgA2 होता है वो माइनर होता है एंड IgA1 होता है वो बिगर होता है थोड़ा सा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थर्ड इम्यूनिटी की, IgM की, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है। एक बार अपन ने IgG पढ़ लिया, IgA पढ़ लिया, अब अपन पढ़ रहे हैं IgM। सो IgM की अगर अपन बात करें तो IgM के लिए अपन ये बोलते हैं कि IgM जो होता है वो टोटल कितना पार्ट बनाता है, 5 से 8%। जो IgG था उसने 80% बनाया था एंड 10 to 12% बाकी जो बचा था उसका किसने बनाया था, IgA ने। अब IgM की बात करें तो अपन बोलते हैं 5 to 8% आपके कौन बनाता है, IgM। IgM की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो इसका नॉर्मल लेवल जो होता है कंसनट्रेशन वो होता है 0.5 से 2 mg/ml,
ठीक है। और इसकी अगर आप हाफ लाइफ की बात करो तो 5 डेज का हाफ लाइफ होता है। IgG का कितना था? 23 डेज। ऑलराइट, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको याद होगा अपन ने बोला था कि इसकी जो मोलिकुलर वेट होता है वो 19s, यानी सबसे हैवी चेन आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। और अगर आप वैसे बात करो तो 9 लाख टू 10 लाख आपको देखने को मिलता है क्या? IgM का मोलिकुलर वेट। तो इसको अपन 10 लाख यानी 1 मिलियन के आसपास हो गया, तो अपन ये इसको बोल सकते हैं कि ये क्या होता है? द मिलीनियर मॉलिक्यूल नाम से भी जाना जाता है किसको? IgM को, ठीक है, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट कितना है? 1 मिलियन के बराबर है। नेक्स्ट अपन बात करें अगर इसकी IG मॉलिक्यूल की, तो ये क्या होता है? 5 पॉलीमर से देखने को मिलता है, यानी कि जो आपने एक सिंगल अपने ऊपर स्ट्रक्चर देखी थी वैसे कैसे देखने को मिलेंगे इसमें? 5, ठीक है। तो एक बार अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये आपकी जो है वो एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं? देखो, ये एक पॉलीमर था जो आपके सिंगल था, वो अपने क्या बोल रहे हैं? मोनोमर, जिसको अपन ने नाम दिया था। ऐसे कितने मोनोमर है यहाँ पे? यानी 5, यानी कि आप बोल सकते हो ये पॉलीमरस स्ट्रक्चर है जो कितने मोनोमर से मिलकर बनी होती है? 5 से। सेम स्ट्रक्चर रहेगी, वही L चेन मिलेगी, वही H चेन मिलेगी, वही इसमें J चेन है जो आपके ज्वाइनिंग चेन है वो है, और वही डाइसल्फाइड बॉन्ड है। सेम स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे क्या याद रखना है आपको? 5 है ऐसी। अगर 2 थी ऐसी तो उसको अपन ने नाम दिया था सेक्रेटरी चेन में IgA, एंड अगर आपकी सिंगल था तो उसको अपन ने नाम दिया था IgG, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें अगर यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, इसका नाम अपन ने नाम दिया था कि IgM बोलते हैं इसको, ठीक है। 5 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं ऐसी। यहाँ पे एक काम है आपके, एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अपन ये बोलते हैं कि जो फीटस होता है उसके अंदर 20 वीक ऑफ एज, ठीक है, यानी 20 वीक का जब आपका फीटस हो जाता है तब ये आपके IgM बनना स्टार्ट हो जाती हैं उसके अंदर, ठीक है, बच्चे के अंदर। अब यहाँ पे इसका एक और इम्पोर्टेंट रूल आता है, अपन ये बोलते हैं कि आपका जो IgM है वो क्या कर सकता है? प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है, अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ IgG करता है। बट अगर मान लीजिए बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो कैसा भी हो, बैक्टीरियल हो या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो, अगर मान लीजिए फीटस को क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया, तो आपको क्या होता है? IgM जो होती है अब वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और वहाँ पे बच्चे को प्रोटेक्शन करने का काम करती है, ठीक है। यानी कि अगर आपको बच्चे के अंदर आपके 20 वीक से पहले आपको क्या देखने को मिल रही है? IgM, तो आप बोल सकते हो उसको क्या हो चुका है? कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, तब जाके उसके बॉडी में क्या मिल रहा है? आपको IgM देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इसका इंपॉर्टेंट रोल आता है। इसके अलावा अगर आप बात करो तो IgM जो होती है वो क्या करती है? आपके सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करती है ब्लड को फाइट करने में, यानी आपके जो ब्लड होता है उसके अंदर प्रोटेक्शन में सबसे ज़्यादा काम करती हैं अपने। और इसके अलावा अपन इसको कंजेनाइटल इन्फेक्शन, यानी जो आपके बच्चे में न्यूबॉर्न मतलब पैदा होने से पहले जो इन्फेक्शंस होते हैं उनमें आइडेंटिफाई करने में काम आता है, ठीक है, जैसे कि सिफिलिस, रूबेला, HIV वगैरह में ये आपको काम करते हैं, ठीक है, हेल्प करता है आपको आइडेंटिफाई करने में कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं कि IgG का जो हाफ लाइफ है वो क्या था? सिर्फ और सिर्फ आपके 23 दिन का था, जबकि IgM था उसका सिर्फ और सिर्फ कितना है आपके? आप बोल सकते हो 5 दिन का। तो आप जनरली बात बोल सकते हो कि सबसे पहले आपके क्या होगी? IgM जो है वो डिस्ट्रॉय होंगी IgG के कंपैरिजन में, यानी IgG जो है वो लंबे टाइम तक चलेगी और IgM जो है वो क्या होगी? बहुत कम टाइम के लिए मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उसका हाफ लाइफ कितना है? सिर्फ 5 दिन। तो आप बोल सकते हो अगर आपको IgM देखने को मिल रहा है ब्लड में, तो आप बोल सकते हो इन्फेक्शन क्या है? अभी करंट है या फिर फ्रेश है, ठीक है, अभी हुआ है। और अगर आपको IgG देखने को मिल रही है तो आप नहीं बता सकते, सिर्फ IgG देखने को मिल रही है तो आप बोल सकते हो कि इन्फेक्शन को काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि IgM क्या हो चुका है? वहाँ से हट चुका है। तो अपन को ये भी इन्फेक्शन को पता करने में काम में आता है ये। इसके अलावा अपन ये बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके जो टाइफॉइड होता है उसके अंदर आपके जो O एंटीजन होती है, ये क्या होता है? ये जब अपन टाइफॉइड पढ़ेंगे यानी सैल्मोनेला टाइफी पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। बट आप यहाँ इतना सा याद रख लीजिएगा कि एंटीबॉडी एंटीजन डिटेक्शन जो टेस्ट होता है उसके लिए अपन क्या करते हैं? एक टाइफॉइड के अंदर एक टेस्ट करते हैं अपन, उसमें ये हेल्प करती है IgM, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें अगर तो इसका रोल की बात करें तो अपन ये बोलते हैं कि आपके जो सरफेस होती है आपको ब्लड में मेनली प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? आपके जो एंटीजन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? उसकी सरफेस पे जाके एक्शन करता है। एंटीजन की जो सरफेस होती है उस पे जाके क्या करता है? एक्शन करने का काम करता है।
देन अपन ये बोलते हैं कि जो इसका जो एक्शन है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू आईजीजी। ठीक है, ये आईजीजी से ज़्यादा मोर पावरफुल होता है। अपन ये बोलते हैं कि यहाँ तक कि क्या होता है, 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है किससे, आईजीजी से। ठीक है, बट अपन बोल सकते हैं इसकी जो क्या है हाफ लाइफ है वो काफ़ी कम है, और इसका जो टोटल परसेंटेज है वो भी बहुत कम है कंपेयर टू आईजीजी। ठीक है, और ये 20 टाइम मोर पावरफुल होता है बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, और ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड वायरसेस। ठीक है, ये भी काम करता है, बट ये क्या होता है, एक्टिव कम होता है आईजीजी से। आईजीजी एक्टिव ज़्यादा है बट इफेक्टिव नहीं है, जबकि आईजीएम इफेक्टिव ज़्यादा है बट एक्टिव कम है। ठीक है, अब अपन सेम बात करें तो अपन ये बोलते हैं कि मेजरली ये क्या करता है, आपके कहाँ पे देखने को मिलता है, तो अपन बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर स्पेस में, यानी ब्लड में देखने को मिलता है ये आपके। और ये क्या करता है, ब्लड इन्वेजन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी ब्लड को बचाने का काम करता है किससे, बैक्टीरिया से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं कि आपके जो बी लिम्फोसाइट होती है उनको रिकॉग्नाइजेशन में भी आपके मोनोमरिक आईजीएम हेल्प करती है। आईजीएम जो होती है वो किस में हेल्प करती है, बी लिम्फोसाइट को एंटीजन डिटेक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आईजीडी की। तो आईजीडी जो होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी देखने को मिलती है, आपको सेम देखने को मिलती है, कैसे, जैसे आईजीजी थी, आईजीजी के जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और अगर आप कंसंट्रेशन की बात करो तो अपन बोलते हैं 3 mg/100 ml। ठीक है, यानी बहुत ही कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी हाफ लाइफ की, तो अपन बोलते हैं 3 दिन का था इसका हाफ लाइफ होता है। और ये क्या होते हैं आपके, आईजीडी होती है वो किसके साथ देखने को मिलती हैं आपको, आईजीएम के साथ। ये क्या करती हैं, बी लिम्फोसाइट की सरफेस पे देखने को मिलती हैं। आपने अब जब ब्लड पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा टी एंड बी लिम्फोसाइट होती हैं। बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन का, कि एंटीजन आ गया है, इसको रिकॉग्नाइज करती हैं कौन, आपके मेजरली आपके करती हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो आईजीडी होती है ये आईजीएम के साथ मिलके कहाँ पे, सरफेस पे मिलती है किसके, बी लिम्फोसाइट्स की। और ये क्या करती है, रिसेप्टर का काम करती है, रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर का, यानी पहचानने का काम करती है कि कौन सा पार्ट एंटीजन है और कौन सा पार्ट एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करती है, आईजी जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं आईजीडी, वो किसको एक्टिवेट करता है, बी लिम्फोसाइट्स को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आईजीई की, जो अपना लास्ट है उसके अंदर अपन ये बोलते हैं, ये सबसे पहले 1966 में इशिजाका ने, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिटेक्ट किया था। इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, 8s, यानी कि लगभग 1,90,000, 1,90,000 होता है। और इसका हाफ लाइफ है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का है। ठीक है, और ये किसके समान होता है, इसकी भी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आईजीजी की जैसी। तो यहाँ पे अपन ने दोनों की स्ट्रक्चर इसीलिए नहीं बनाई है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर अगर आपको पूछता है तो आपको कौन सी स्ट्रक्चर बनानी है, आपको ये वाली स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अगर इसके काम की, तो अपन ये बोलते हैं कि इसके हाफ लाइफ के लिए बोला तो अपन ने दो इसका दिन का हाफ लाइफ होता है इसका। और ये क्या होता है, हीट लेबिलिटी करता है, यानी कि ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसको 1 घंटे तक रखा जाए तो ये क्या होता है, हीट लेबाइल होता है, यानी कि आपका सर्वाइव कर सकता है हीट को 1 घंटे तक। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन इसके काम की बात करें तो इसको अपन ये बोलते हैं कि इसका जो काम होता है वो क्या होता है, आपके एलर्जिक जो रिएक्शन होती हैं, यानी आपको जो एलर्जी देखने को मिलती हैं वो क्या होते हैं, इसको एक्टिवेट करता है। कैसे करता है, थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं अपन। आपकी क्या होता है, यहीं पे बना लेता हूँ। अपन बोलते हैं सपोज ये आपके क्या है, एक आईजीई आपके एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, आईजीई अपन ये बोलते हैं कि इसकी आईजीई की जो सरफेस होती है उस पर क्या मिलते हैं, आपको कुछ हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं और आपके हिस्टामिन रिलीजिंग सेल्स देखने को मिलती हैं। ये क्या करती हैं, जब भी आपके कोई भी एक इन्फेक्शन आता है, ठीक है, या आप बोल सकते हो कोई भी, अच्छा आपको एलर्जी का पता होगा, एलर्जी क्या होती है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। एलर्जी क्या होता है, आपकी बॉडी में मान लीजिए कोई भी एंटीजन आया, ठीक है, एंटीजन का मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी, ठीक है, चाहे वो एक मिट्टी का कोई भी एक पार्टिकल हो छोटा से छोटा, चाहे आपके कोई भी बैक्टीरिया हो। सपोज अपन यहाँ पे मान लेते हैं फॉरेन बॉडी में क्या है, आपके एक मिट्टी की चीज़ थी, ठीक है, छोटी हल्की सी कोई मिट्टी का, थोड़ी बहुत मिट्टी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम होता था आपकी इम्यूनिटी का, आपकी जो एपिथेलियल सरफेस की इम्यूनिटी थी यानी इम्यूनिटी थी, उसका काम क्या है, आपको तुरंत वो स्नीजिंग एक्टिविटी के थ्रू या कफिंग एक्टिविटी के थ्रू क्या हो जाएगा, आपके उसको वो निकाल देगा, ठीक है, बाहर निकाल देगा फॉरेन बॉडी को। बट अगर अब मान लीजिए आपकी जो इम्यूनिटी है यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो छोटी सी चीज़ के लिए, यानी आपके छोटे से जो आपका आप बोल सकते हो मिट्टी थी, उसके लिए क्या बोल सकते हैं, आपका बहुत ज़्यादा अगर एक्टिविटी शो कर रहा है,
ठीक है। जो नॉर्मल एक्टिविटी उसको शो करनी थी, अगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी शो कर रहा है जो उसको जनरली नहीं करनी चाहिए, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, एलर्जी या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्या होती है, कैसे होती है, ये अपन जब आगे पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी तब पढ़ लेंगे। फिलहाल अपने काम की चीज़ क्या है, अपन ये बोलते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है जो तो इसमें क्या होगा, एलर्जी में क्या होगा, आपके जो छोटा रिएक्शन होना था वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा और बहुत डेंजरस तरीके से होगा। यानी कि आपकी जो स्नीजिंग है, कफिंग है, वो आनी थी तो आपको क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होगी, बार बार छींकें आएंगी, प्लस आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ये सब काम कौन करवाता है, आपके हिस्टामिन मेजरली करवाता है। और हिस्टामिन किसके द्वारा रिलीज होता है, आईजीई रिसेप्टर सेल्स के द्वारा। यहाँ पे ये क्या होता है, हिस्टामिन की जो सेल्स होती हैं वो बाइंड हो जाती हैं और हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होकर जो आपके फंक्शन है उसको करता है। तो यानी अगर आप बोलना चाहो आईजीई की मेन फंक्शन की, तो अपन बोलते हैं आईजीई का मेन फंक्शन क्या है, एलर्जिक जो रिएक्शन होती हैं स्पेशली टाइप 1 की, या आप बोल सकते हो जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती हैं उनको करवाने में हेल्प करता है, स्पेशली आपके अस्थमा में। ठीक है, अस्थमा या हे फीवर या फिर एक्जिमा, इन सब में। ठीक है, और इसके अलावा आपके कहाँ पे मिलता है, ये कहाँ पे बनता है, तो अपन बोलते हैं लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे आपको ये बनता है। और ये क्या हो सकता है, आपके आपके अपन बोल सकते हैं कि अगर आपके ये IgE और IgA ये दोनों अगर कम है, आपके IgE एंड IgA, तो आपको बोल सकते हैं अपन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस आपकी आ सकती हैं और आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, अपन बोलते हैं जनरली स्किन जो होती है आपकी, या फिर जो आपकी लाइनिंग होती है, सबसे जो चीज़ आएगी सबसे पहले वो बाहर से अंदर आएगी, तो सबसे पहले वो किसके कांटेक्ट में आएगी, लाइनिंग के। अगर आप, और लाइनिंग जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, IgA और IgE, ये दोनों क्या कर रही हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं। अगर ये दोनों ही नहीं हुई तो आपको क्या होगा, बार बार इन्फेक्शंस होंगे, जिनको अपन बोल सकते हैं आपके बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन आ जाएगी। तो ये आपके IgE का काम होता है मेजरली। ठीक है, क्या काम होता है, अपन बोलते हैं कि ये क्या करती है, आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को शो करवाने में हेल्प करती है, स्पेशली टाइप 1 की। अब यहाँ पे आपको जो आपका डिफरेंस है वो आपको पता लग गया होगा। यहाँ पे जो अपन 7S बोल रहे थे वो यहाँ पे यही है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जो जिसमें अपन ने नाम दिया है, जो S नाम दे रहे थे ना अपन, 7S, 9S, 19S, वो वाला। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल गया होगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अगर इसकी, तो अपन बोलते हैं अगर S की बात करें तो यहाँ पे देखने मोलिकुलर वेट अपन ने देख लिया, 1.5 लाख, 1,60,000, 9 लाख, 1,80,000 एंड 1,90,000। सीरम कंसंट्रेशन भी अपन ने देख ली, हाफ लाइफ देख लिया, डेली प्रोडक्शन अपन ने बात कर ली। तो ये आप कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अपन ने कुछ नाम दिए हैं कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट अगर आप करते हो तो कितना ज़्यादा सीवियर देखने को मिलेगा, जितना ज़्यादा सीवियर है या जितना ज़्यादा हाई है उसको अपन ने उतने ही प्लस से इंडिकेट किया है, और माइनस का मतलब वहाँ पे नहीं है। ठीक है, प्लेसेंटल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अपन बोलते हैं सिर्फ IgG ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी सब नहीं होते। और यहाँ पे मिल्क में अगर बात करें तो अपन बोलते हैं IG आपके G और IgA, क्योंकि सिक्रीशंस है एक मिल्क भी, तो ये दोनों मिलती हैं और बाकी सब नहीं मिलते। ठीक है, अगर अपन बात करें इन सब चीज़ों की तो अपन बोलते हैं सेलेक्टिव सिक्रीशंस, अगर आप जब चाहो तभी सिक्रीट होएं तब वो भी IgA होता है। ठीक है, आपका जब सिक्रीशंस होते हैं वो। और हीट स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो सारे हीट स्टेबल हैं कंपेयर टू IgE। IgE क्या था, हेड लेबाइल था। ठीक है, 57 डिग्री पे एक आवर तक ही टिकता था वो, उसके बाद नहीं था। ठीक है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये था आपका कुल मिला के इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में या एंटीबॉडीज़ के बारे में अपन ने मेजरली डिस्कस किया। 5 टाइप की होती हैं। IgG आपको मेजरली अब क्या करना है, IgG की स्ट्रक्चर याद रखनी है। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये याद रखोगे तो इससे कौन कौन सी याद हो जाएंगी, IgD की, IgE की और IgG की। बची IgA एंड IgM। तो IgA के लिए याद रख लेना 2 से मिलके बनी होती है, और IgM जो होती है वो 5 से मिलके बनी होती है। इसके अलावा IgA और M में कॉमन क्या है, अपन बोलते हैं एक J चेन होती है वहाँ पे, और IgA में एक चीज़ अलग आती है जिसको अपन बोलते हैं सिक्रेटरी चेन। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और ये काम कैसे करती हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे कि आपको ये, अब अगर आपको पता होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी, अगर आपने फर्स्ट क्लास पढ़ी होगी उसमें अपन ने बोला था कि एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होती है उसको अपन जनरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते,
क्यों नहीं कर पाते? तो अपन ने बोला था कि क्या होता है, ये जनरली डिटेक्ट ही नहीं होता ये कंपाउंड। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, कुछ मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। तो अपन कौन कौन से मेथड से आपके ये एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, और ये अपन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम में लेते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको अगर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।